खुरम साहब कह रहे हैं कि मेन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज चेंज फ्रॉम लास्ट सेशन। खुरम साहब सबसे पहले इसी क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। इसी आमना कह रही हैं दैट ऑडियो क्वालिटी इज नॉट फाइन, प्लीज क्लियर द इशू। बाकी लोग भी मुझे जरा कंफर्म कर दें कि क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को। आमिर साहब कह रहे हैं कि इट इज लाउड एंड क्लियर ऑन हिज साइड। तो आमना आई बिलीव के आपके शायद इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला होगा। मैमूना का भी यही कमेंट है कि क्लियर है आवाज, तो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को थोड़ा सा चेक कर लें, रीस्टार्ट करके देख लें या रीज्वाइन करके देख लें मीटिंग को। इंशाल्लाह मसला जो है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। लें जी, सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई बिलीव बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बेचारे ट्राई करके वापस चले गए होंगे, इसीलिए हम इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी उन सभी लोगों के लिए जो अटेंड नहीं कर सके या जो अटेंड करने की कोशिश करके चले गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी ऑफिशियली इस सेशन को। इस सेशन का जो मकसद है दैट वाज टू इंट्रोड्यूस यू गाइस विद द न्यू स्कीम, और आपको ये बताना कि पुरानी स्कीम से नई स्कीम तक आते आते एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी सीफैप 1 के पेपर में क्या चेंजेस हैं और उन चेंजेस को आपको किस तरह से मैनेज करना है। आई बिलीव कि बहुत सारे लोग ऐसे होने चाहिए इस सेशन में जिन्होंने क्लासेस शायद पिछली अटेम्प्ट में ली थी और पिछली अटेम्प्ट उनकी ड्यू नहीं थी, या वो किसी वजह से पिछली अटेम्प्ट दे नहीं सके और इस अटेम्प्ट में वो ज्यादा जो है वो कंसर्न्ड होंगे इस बात से कि पिछली अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट तक क्या चेंजेस आए हैं। जैसे अभी खुरम साहब ने सवाल भी पूछा कि मेन क्वेश्चन ये है कि चेंज क्या है लास्ट सेशन से। लेकिन जी उस इंट्रोडक्शन के लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। ऑल्दो जो जो लोग मेरे से क्लास पढ़ रहे हैं उनके साथ ऑलरेडी मैंने ये सिलेबस और ये इंट्रोडक्शन शेयर कर लिया हुआ है, लेकिन जो लोग मेरे से क्लास नहीं पढ़ रहे उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास दो नए ग्रिड ऐड हुए हैं जी सिलेबस में। अब इनको नए ग्रिड कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंटेंट्स शायद नए नहीं है। हमारे पास पहले भी ग्रिड ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का था, अब भी ग्रिड ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हैं। ग्रिड बी एक नया ऐड हुआ है, दिस इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्लैश या डैश फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसकी वेटेज 30 टू 35 मार्क्स की है। अच्छा, अब ये ग्रिड जो ग्रिड बी नया ऐड हुआ है, ये ग्रिड ब्रांड न्यू जरूर है, लेकिन इसके कंटेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नए नहीं है। कुछ कंटेंट्स ग्रिड ए से निकल के ग्रिड बी में आ गए, कुछ कंटेंट्स जो पहले हमारे पास ग्रिड बी हुआ करता था जो अब ग्रिड सी है, यहां से निकल के ग्रिड बी में चले गए। तो ग्रिड बी जो है वो पकड़ धकड़ के ग्रिड बनाया गया है, इसमें कोई भी ब्रांड न्यू टॉपिक नहीं है, कोई ब्रांड न्यू चीज नहीं है। उसके बाद ये ग्रिड डी जो है ये पहले भी हमारे पास एज इट इज मौजूद था, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एरियाज के हवाले से, और एक नया ग्रिड ऐड हुआ है एथिक्स के नाम से, जो पहले किसी जमाने में रिपोर्टिंग के पेपर में हुआ करता था। अगर हम बात करें दिसंबर 16 या दिसंबर 17 की हद तक, तो हाँ एथिक्स तब सिलेबस का पार्ट थे, लेकिन फिर एथिक्स को सिलेबस में से निकाल दिया गया, लेकिन इनको दोबारा ऐड किया गया है और वो अब हमारे ग्रिड का पार्ट है, यानी हमारे सिलेबस में एक सेपरेट ग्रिड है 5 टू 10 मार्क्स के हवाले से। तो अगर मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट पे एक लेवल ऑफ कंफर्ट दे दूं कि कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं है लास्ट सेशन से इस सेशन तक आते हुए। पिछली बार अगर आपने क्लासेस ली थी तो इस बार क्लासेस के अंदर कोई बड़ा मेजर चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इंक्लूजन की अगर मैं बात करूं सिलेबस के अंदर, तो देर इज ओनली वन इंक्लूजन दैट इज ग्रिड ई विच इज एथिक्स। उसके अलावा एक्सक्लूजन्स हैं लेकिन इंक्लूजन कोई नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। और जिन लोगों ने, अगर कोई आप में से मेरे से क्लासेस पढ़ी है किसी ने लास्ट सेशन में, तो मैंने उन लोगों के लिए जिनकी अटेम्प्ट ड्यू नहीं थी विंटर के अंदर, मैंने उन लोगों को, जी खुरम साहब कह रहे हैं मैंने आपसे क्लासेस ली हैं,
लास्ट से लास्ट जो आपका बैच था उसमें, बिल्कुल ठीक है खुरम साहब, आई डू रिमेम्बर कि आप मेरी क्लास में हुआ करते थे। लेकिन जिन लोगों ने लास्ट टाइम मेरे से क्लासेस ली हैं उनको मैंने अलहदा से, उन लोगों के लिए जो अटेम्प्ट नहीं दे रहे थे, मैंने एथिक्स वाला पोर्शन भी कवर करवाया है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अटेम्प्ट ड्यू नहीं थी, और वो हमने क्लासेस खत्म होने के 1 या 1.5 हफ्ते के बाद वो सेशन प्लान किया था, और वो 2-2.5 घंटे का हमने सेशन एथिक्स के ऊपर किया, जिसके अंदर हमने काफी चीजों को एक्सप्लोर कर लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन जनाब अब जरा बात करेंगे इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स पे, और उस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स पे जाने के लिए मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं ये एग्जामिनेबल जो आपके नॉलेज रेफरेंस हैं इसके ऊपर। ये हमारे डायरेक्टिव जो कि हमारी एजुकेशन स्कीम है उसके डायरेक्टिव में ये वहीं से एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं। अगर मैं ग्रिड ए की बात करूं तो IFRS 3 पहले भी हमारे ग्रिड में मौजूद था, IFRS 10 यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमारे ग्रिड में था, IFRS 11, 12 और IAS 7, IAS 27, 28 ये सारे के सारे ऑलरेडी हमारे ग्रिड में मौजूद थे। नई स्कीम के आने से इन स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज नहीं आया, ना ही इनका ग्रिड चेंज हुआ, ना ही इनके कोई एडिशनल स्टैंडर्ड इस ग्रिड में इंट्रोड्यूस हुआ, बल्कि एक स्टैंडर्ड जो पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ग्रिड में फॉल करता था, दैट वाज IAS 21 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये ग्रिड ए से निकल के ग्रिड बी में जाके ये यहां पहुंच गया जी, बस और कोई चेंज नहीं है। तो यानी ग्रिड ए से एक एक्सक्लूजन है, अब IAS 21 ग्रिड ए के मार्क्स में इंक्लूडेड नहीं है। ग्रिड ए में जो मार्क्स एलोकेशन है वो सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हद तक है। अब IAS 21 का अगर सवाल होगा तो उसकी एलोकेशन, मार्क्स की एलोकेशन ग्रिड ए नहीं बल्कि ग्रिड बी से ली जाएगी, और ग्रिड बी के अंदर हमारे पास IFRS 7 है, हमारे पास IFRS 9 है, IFRS 13 है, IAS 21, IAS 32 और IAS 36। अगर आप मेजर देखें तो IFRS 7, 9, 32 ये हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड्स। ये हमारे पिछले ग्रिड बी यानी आज के ग्रिड सी का पार्ट थे, तो ये ग्रिड सी से निकल के IFRS 7, 9 और 32 ग्रिड बी में आ गए। इसी तरह IFRS 13 भी पहले हमारे सिलेबस का पार्ट था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर्स के थ्रू, तो ये भी IFRS 13 और IAS 36 ये भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर्स से निकल के ग्रिड बी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट बन गए। अब इसकी लॉजिक क्या है कि इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले ग्रिड का पार्ट क्यों बनाया गया है IAS 36 को या IFRS 13 को? IFRS 13 is very much concerned, is very much related और इंटर रिलेटेड विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि वहां पे अक्सर जगहों पे फेयर वैल्यू की बात होती है, तो यस बहुत ज्यादा रिलेटेड है। बट IAS 36 की जो कह लें एप्लीकेबिलिटी है या रिलेशनशिप है विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो थोड़ी सी एक थोड़ी सी अजीब बात लगती है कि इसको इस ग्रिड में रखने की कोई खास वजह समझ नहीं आती। लेकिन चले, आई कैप की मर्जी है, हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ये स्टैंडर्ड किस ग्रिड में फॉल करता है, चाहे ये ग्रिड सी में होता या ग्रिड बी में होता, हम इसे इक्वली जो है वो इंपॉर्टेंस देके पढ़ा करते थे और आइंदा भी पढ़ेंगे। यानी अभी तक अगर आप गौर फरमाएं तो ग्रिड ए और ग्रिड बी में कोई इंक्लूजन नहीं है। अब चलते हैं जी ग्रिड सी की तरफ। IFRS 2, IAS 19, IFRS 5, IFRS 15, 16, IAS 12, IAS 24, IAS 34 एंड दैट्स इट। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स पहले भी हमारे ग्रिड बी जो कि अब का ग्रिड सी है इसमें फॉल करते थे और आज भी ये यहीं पे फॉल करते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि पहले इस ग्रिड में IAS 33 इन एडिशन टू दिस स्टैंडर्ड्स मौजूद था और IAS 40 भी इन एडिशन टू दीज स्टैंडर्ड्स मौजूद था,
जिसे अब स्टैंडर्ड से नहीं, सिलेबस से निकाल के, सीफैप के सिलेबस से निकाल के कैफ 1 के सिलेबस में ले जाया जा चुका है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 के सिलेबस में उसको डाल दिया गया है। नाउ दीज टू स्टैंडर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ सीफैप 1 सिलेबस। तो ये हमारी दो एक्सक्लूजन हो गई जनाब। लें जी, उसके बाद स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एरियाज के लिए मैं आपको वापस ग्रिड के ऊपर या ग्रिड की डिटेल में लेके जाना चाहता हूं। तो इसमें भी कोई चेंज खास हमें नजर नहीं आता। एसएमईज के आईएफआरएस हमने पढ़ने होते थे, अभी भी वैसे ही है। बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, IAS 26 यानी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, और फिर IFRS 1 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, IFRS 17 एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज यानी IFRS, जो स्पेशलाइज एरियाज हैं IFRS 6 और 14, ये भी पहले भी हमारे सिलेबस में थे। IAS 29 भी हमारे सिलेबस में था। इसके बाद इस्लामिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईकैप, ये भी हमारे पहले सिलेबस में था। और उसके बाद एप्सास की बात हो रही है जी, यानी पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले भी हमारे सिलेबस में था। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ IFRS में भी कोई मेजर चेंज हमें, बल्कि मेजर क्या, हमें तो यहां पर माइनर चेंज भी नजर नहीं आता। असद साहब कह रहे हैं, शुड वी एक्सपेक्ट क्वेश्चन टेस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन फॉरेन करेंसी एंड लेस चांसेस ऑफ प्रीवियस टिपिकल क्वेश्चन टेस्टिंग अकाउंटिंग फॉर फॉरेन सब्सिडरी? नहीं असद साहब, देखें, इस बात पे हम बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं। देखें, पहले भी आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और यानी IFRS 9 और IAS 21 को मिक्स करके सवाल दिया जाता था। ऑल्दो IAS 21 जो है वो उस ग्रिड का पार्ट नहीं था। अब ग्रिड से मुराद ये नहीं है कि एक ग्रिड का सवाल दूसरे ग्रिड के साथ मिक्स ही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। क्यों फॉरेन सब्सिडरी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि IAS 21 शायद अब उस ग्रिड का पार्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन हमें डेवलप नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हम जरूर डेवलप कर सकते हैं कि अब IAS 21 के लिए अलहदा ग्रिड मौजूद है। यूं हो सकता है कि कंसोलिडेशन में से 25 मार्क्स का सवाल आ जाए, या 30 मार्क्स का तक का सवाल तो खैर आ ही नहीं सकता। टेस्टिंग लेवल 3 मैक्स 25 मार्क्स का सवाल है, और IAS 21 से जो सवाल दिया जा रहा है वो शायद इस ग्रिड से लिंक कर दिया जाए। यानी हो सकता है कि आपसे कोई ऐसा कंसोलिडेशन का 5 मार्क्स जो यहां से बचते हैं, आपसे यहां से 5 मार्क्स बोरो किए जाएं, और IAS 21 की कॉम्प्लेक्सिटीज डाल के 10 मार्क्स ऐड करके 15 मार्क्स का कोई कंसोलिडेशन से रेलेवेंट या फिर इस तरह का कोई और सवाल पूछ लिया जाए। क्योंकि अब IAS 21 के लिए अलहदा से ग्रिड मौजूद है, या अलहदा से मार्क्स की एलोकेशन मौजूद है जनाब। लें जी, तो हमने अभी तक ये डिटरमिन किया कि ग्रिड डी तक हमारे पास कोई मेजर चेंज नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं ग्रिड ई की, जिसमें अगर आप गौर फरमाएं तो जो नई आइटम ऐड हुई है, अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स वर्किंग इन बिजनेस। अगर आप में से कुछ लोग ऑडिट का पेपर भी पढ़ रहे हैं, तो आप एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स वर्किंग या प्रैक्टिसिंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात नॉर्मली किया करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस की बात शायद उतनी डिटेल में नहीं होती ऑडिट के पेपर में। तो वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो वर्किंग इन बिजनेस, उनके ऊपर किस तरह से कोड अप्लाई होता है, और उन्होंने प्रिंसिपल जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको किस तरह से अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में उनको फॉलो करना है, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और आप देखें यहाँ पे प्रोफिशिएंसी लेवल 3 रिक्वायर्ड है और टेस्टिंग लेवल भी 2 है। लेकिन फॉर समर 2022 अगर स्पेसिफिकली हम बात करें इस अटेम्प्ट की, तो आईकैप ने एक स्पेसिफिक गाइडेंस दी है रिगार्डिंग सीफैप एग्जामिनेशन कि अगर किसी भी चीज को नया ऐड किया गया है, कोई नया टॉपिक ऐड किया गया है सिलेबस में, तो उसका टेस्टिंग लेवल चाहे जो मर्जी सिलेबस में डिफाइंड हो, उसका टेस्टिंग लेवल 1 ही होगा। यानी इसका मतलब यह है कि 8 मार्क्स से ज्यादा का सवाल हम इस ग्रिड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन
अगर इसका टेस्टिंग लेवल 2 भी हो तब भी 10 मार्क्स से ज्यादा का सवाल यहां से नहीं आ सकता, क्योंकि इसका मैक्स ग्रिड ही 10 मार्क्स का है। लेकिन टेस्टिंग लेवल की भी अगर मैं बात करूं तो इस अटेम्प्ट में टेस्टिंग लेवल 1 से आगे एज पर आईकैप्स ओन गाइडेंस आईकैप नहीं जा सकता। ले जी, ये छोटा सा एक चेंज है हमारे सिलेबस के अंदर। पढ़ने की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो कोई खास चेंज नहीं है। अगर आपने पिछली दफा क्लासेस ली हैं तो वो क्लासेस आपके लिए इनफ हैं। जो टॉपिक आपको वीक लगता है सिर्फ उस टॉपिक पे फोकस कीजिए। कुछ नया अगर मैं कहूं कि ऐड हो गया है, कुछ नया पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, पढ़ाने का आप कह लें पेस चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपने देखा कि कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स ऐड नहीं हुए हैं। खुरम साहब कह रहे हैं आई meant to say I took classes last to last session. If don't take classes this time, will it work other than ethics class? जी खुरम साहब, मैं यही बात कर रहा हूं कि क्लासेस अगर आप लेते भी हैं तो कोई मेजर चेंज नहीं है पिछली 2 अटेम्प्ट्स में। इस अटेम्प्ट में पॉलिसी के चेंज होने से सिर्फ एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हुई, लेकिन आपने देखा कि एथिक्स के अलावा कुछ भी इंक्लूजन नहीं है। एक्सक्लूजन जरूर है लेकिन इंक्लूजन कुछ भी नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लासेस ली हुई है पहले तो आपको दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस टॉपिक में या जिस एरिया ऑफ आईएफआरएस के अंदर आप परेशान हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने स्ट्रगल या अपने परेशानी की खातिर आप जरूर क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन इस स्कीम के नए स्कीम के आने से पुराने ली हुई क्लासेस पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आता। ले जी, ये तो डिस्कशन थी हमारी रिगार्डिंग न्यू स्कीम। हमारे एजेंडा के अंदर इसके अलावा हमारी कुछ और डिस्कशन भी थी, जिसके अंदर हमने कुछ टीचिंग स्ट्रेटजी की मैंने अब आपके साथ बात करनी थी। जितने लोग मेरे से क्लासेस ले रहे हैं उनके साथ ऑलरेडी मेरी ये बात हो चुकी हुई है। उजैर साहब कह रहे हैं कि आईएफआरएस का नया एडिशन जो आया है सर उसका भी इफेक्ट नहीं होगा। उजैर साहब, मैं उसकी बात बिल्कुल करूंगा, क्योंकि अभी हमने ये टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर ये डिफाइन करना है कि हमने कौन कौन सा सपोर्ट मटेरियल इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी चीजें एप्लीकेबल हैं। तो नहीं जनाब, सबसे पहले फिर यही बात कर लेते हैं। उजैर साहब ने सवाल पूछ लिया है तो आईकैप की स्पेसिफिक गाइडेंस के मुताबिक जो हमारे लिए एप्लीकेबल रेफरेंस बुक्स हैं उसके अंदर हमारा आईएफआरएस का एडिशन 2021 है। अब अगर इस 2021 के एडिशन से पहले का कोई आपके पास एडिशन है, लेट्स से 2018 तक का अगर कोई एडिशन है, तो उससे 2021 तक ऐसा कोई खास चेंज नहीं है जो आपके सिलेबस को इंपैक्ट करता हो। आईएएस 1 के अंदर कुछ चेंजेस जरूर मौजूद हैं, लेकिन आईएएस 1 चूंकि उस तरह से आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी इसकी स्पेसिफिक टेस्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। आप पुराने आईएफआरएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आईकैप की बुक अभी तक अपलोड नहीं हुई है आईकैप की साइट पे, जो कि अब तक हो जानी चाहिए थी। इसलिए फिलहाल स्टडी सपोर्ट मटेरियल के तौर पे हम आईकैप की बुक इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैक के बुक का लेटेस्ट एडिशन हमारे पास 3rd एडिशन अवेलेबल है, जो कि पिछली अटेम्प्ट के हिसाब से है। तो इसके अंदर आपको IAS 33 और IAS 40 दोनों मिलेंगे, और इसके अंदर आपको एथिक्स का चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। मैंने जैसे आपको बताया कि IAS 33 अगर इंक्लूडेड है, आप ना पढ़िए उस चैप्टर को, IAS 40 है ना पढ़िए। एथिक्स के लिए वैसे भी आपने तैयारी यहां से करनी ही नहीं थी, आपने आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना था। तो इसलिए इस वक्त पैक का जो 3rd एडिशन है दैट इज गुड इनफ फॉर अस टू कंटिन्यू फॉर दिस अटेम्प्ट। हमें कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है, कोई खास उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन जनाब, टीचिंग मेथोडोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ आवर्स के अंदर वी हैव अराउंड 160 बजटेड आवर्स। लेकिन ये जो सिलेबस है इसका रिपोर्टिंग का, इट नॉर्मली टेक्स अराउंड 170 to 180 आवर्स। तो यस, आपको पता है कि वो
50 या 160 से 180 के दरमियान की जो डेफिशिएंसी है वो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू कंप्लीट होती है या एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू वो कॉम्पनसेट होती है। खुरम साहब पूछ रहे हैं, डू वी नीड पैक बुक इन एडिशन टू योर नोट्स? देखिए खुरम साहब, मेरे जो नोट्स हैं इन 3 चीजों के अलावा मैं अपने नोट्स भी दिया करता हूं जी। क्लास नोट्स होते हैं और ये 2 तरह के होते हैं। एक वो नोट्स जो मैं आपको क्लास नोट्स हैंडआउट्स के तौर पे देता हूं, और दूसरे वो नोट्स जो हमारे बोर्ड फाइल्स होती हैं, यानी जो हम खुद से नोट किया करते हैं। ये 2 तरह के नोट्स हैं। ऑल्दो कि ये नोट्स along with past papers ये काफी हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू पास द पेपर, लेकिन इन सारी चीजों को अगर एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, यानी रेलिवेंट, इसके अंदर मैं अगर एक चीज और ऐड कर दूं, दैट इज रेलिवेंट पैराग्राफ्स ऑफ IFRS, तो ये सारी चीजें मिलके यानी पास पेपर्स, मेरे नोट्स और रेलिवेंट पैराग्राफ्स ऑफ IFRS, इन सबको इकट्ठा करके हमने पैक की बुक में ही डाल दिया है। तो आपके लिए एक ही सोर्स बन जाएगा पैक की बुक। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही सोर्स हो और एक ही जगह पे आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हों, तो पैक की बुक इज द बेस्ट सोर्स। जी मेरे जो जी मुझे पता है मेरे हैंडआउट्स जो हैं उसमें पास पेपर्स खुरम साहब मौजूद हैं। आप प्लीज डायरेक्ट मैसेज ना कीजिए, वो फिर बाकी लोगों को ना मैसेज नजर नहीं आता, उनको समझ नहीं आती मैं किस बात का जवाब दे रहा हूँ। खुरम साहब कह रहे हैं कि आपके हैंडआउट्स में पास पेपर्स मौजूद हैं। जी मौजूद हैं, लेकिन कुछ पास पेपर्स नहीं भी मौजूद। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ पुराने पास पेपर्स शेयर कर लिया करता हूं, और जो नए पास पेपर्स हैं वो आईकैप की साइट पर मौजूद हैं। तो ये पास पेपर्स अगर हम इस तरह से, मतलब आपकी मर्जी है, आपको एक हार्ड बाउंड किताब की फॉर्म में पास पेपर्स नहीं चाहिए, तो यस यू कैन मैनेज विदाउट पैक्स बुक। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें एक जगह पे टॉपिक वाइज पास पेपर्स मैनेज चाहते हैं और मेरे नोट्स भी उन टॉपिक वाइज मैनेज चाहते हैं, तो यस आप पैक की बुक में तकरीबन सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब आपकी डिस्क्रिप्शन है कि आप पैक की बुक को प्रेफर करते हैं या आप मेरे हैंडआउट्स और नोट्स और पास पेपर्स, ये तीनों बाइंड्स को आप अलग-अलग मैनेज करना पसंद करते हैं। ये आपकी सोल डिस्क्रिप्शन है जी। ले जनाब, कोर्स कवरेज प्लान की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपके साथ मैंने शेयर किया कि द कोर्स कवरेज विल टेक अराउंड 170 to 180 आवर्स, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश हमेशा होती है, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि 1 महीने का टाइम आप लोगों को प्रेप के लिए जरूर मिलना चाहिए। लास्ट सेशन वाज द ओनली सेशन जिसमें हमारी क्लासेस शायद 10th डे तक गई, जो कि एग्जाम से बिल्कुल पिछला महीना था, उसके 10th डे तक हमारी क्लासेस गई। लेकिन उससे पहले किसी भी सेशन में इस तरह से इतनी देर तक क्लासेस नहीं हुई। लास्ट सेशन में आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी पब्लिक हॉलीडेज थी जिसकी वजह से ये डिलेज हुए। लेकिन मैं चूंकि आपको पहले ही बता रहा हूं कि हम पहले ही प्लान कर लेते हैं अपने 170 to 180 आवर्स, तो वो जो डेफिशिएंसी है बिटवीन बजटेड आवर्स एंड द रिक्वायर्ड आवर्स, वो संडेज के थ्रू फिर मैनेज हो जाते हैं जी। नहीं जी, एक और एजेंडा जो हमने डिस्कस करना था, दैट वाज बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। वो मेरा ख्याल है कि अब हम इतने मैच्योर हो गए हैं ऑनलाइन लर्निंग के अंदर, कोविड ने आके हमें इतना मैच्योर कर दिया है कि हम सबको शायद अब पता है कि ऑनलाइन लर्निंग के बहुत से फवायद हैं। आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, यू कैन बी एट एनी प्लेस, आप घर से क्लास ले सकते हैं, आप क्लाइंट से क्लास ले सकते हैं। तो बहुत सारे फवायद हैं। और वैसे भी अब अगर आपको पता हो, जो लोग क्लासेस ले रहे हैं, उजैर साहब कह रहे हैं आई हैव गॉट फर्स्ट एडिशन ऑफ पैक बुक, वुड दैट बी ओके इफ आई यूज इट? देखें जी, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन यस कुछ एडिशंस हैं जो थर्ड एडिशन तक आते आते ऐड हो गई हैं, कुछ चीजों की करेक्शंस रिक्वायर्ड थी वो हो गई हैं। ले जी, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे भी आएंगे, अभी बस 2-3 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे आ जाएंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग के। जो लोग क्लासेस ले रहे हैं या जिन्होंने लास्ट सेशन में क्लास ली है, उन्होंने देखा होगा कि पैक ने एक नया मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है SQL के अंदर,
जिसमें आपके साथ सिर्फ बोर्ड, जैसे अभी सिर्फ बोर्ड शेयर हो रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी तो मैं कैंपस के स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहा, तो भी आपके तरफ मेरी वीडियो नहीं साथ डिस्प्ले हो रही। तो अब इस नए मॉडल के मुताबिक आपको अपने ट्यूटर की वीडियो भी नजर आती है और आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देख के एक अच्छा इंटरेक्टिव मोड बन जाता है, आप चीजें बेहतर समझते हैं और आपको वही बेनिफिट्स हैं फिजिकल क्लासेस के जो नुकसानात हैं कि जगह नहीं मिलती, आके पीछे बैठना पड़ता है, कंजेस्शन है, ट्रैवल करना पड़ता है और 100 तरह के मसाइल हैं, वो सारे मसाइल भी आपके हल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर एक रिबेटल भी है कि फिजिकल क्लासेस के जो मेरिट्स हैं आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपको अब बहुत बेहतर आइडिया हो गया है कि ऑनलाइन मोड के भी बहुत सारे फवायद हैं। ले जी, मेरी तरफ से मैंने आपसे बस यही बातें डिस्कस करनी थी। मेनली मैंने सिर्फ आप लोगों को तसल्ली देनी थी, जो कि बहुत जरूरी थी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत पाई जाती है हमारे स्टूडेंट्स में कि नई स्कीम में पता नहीं क्या चेंज हो गया। मैंने आपको सिर्फ एक ये तसल्ली देनी थी, ये कंफर्ट देना था कि बहुत कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है ये पॉलिसी का चेंज होना। हमारी एजुकेशन स्कीम पुरानी और नई के मुताबिक एटलीस्ट हमारे पेपर के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आया। इसके बाद मेरी तरफ से यही बातें थी जी करने वाली। अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो पूछ लें, वरना फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं जी। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस? जी उजैर साहब, आपने किस अटेम्प्ट में लेक्चर्स लिए हैं? मुझे वैसे आप कभी क्लास में नजर नहीं आए। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं। अटेम्प्ट बता दें जी, किस अटेम्प्ट में आपने लिए हैं ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स? लास्ट अटेम्प्ट में लिए हैं? जी, अगर आप लास्ट अटेम्प्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी लेना चाहते हैं तो सिलेबस में कोई चेंज खास नहीं है, सिवाय IS 40 और IS 33 के। और एथिक्स की भी क्लास ऑलरेडी मैंने लास्ट बैच में करवाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। इस बैच में दोबारा एथिक्स भी पढ़ाए जाएंगे, आप दोबारा भी देख सकते हैं। खुरम साहब कह रहे हैं आईकेप एथिक्स इज अ बिग बुक एंड दैट टू वाज ओपन बुक पेपर है। आप ये कहना चाहते हैं कि एथिक्स आप ऑडिट के पेपर में जो है वो एथिक्स का वॉल्यूम लेके जा सकते हैं, तो क्या आईकेप AFR के पेपर में ये इस एथिक्स वाले सेक्शन को ओपन बुक करने देगा या नहीं, ये सवाल है खुरम साहब। उजैर साहब कह रहे हैं टुक योर लेक्चर 2 times बट डिडंट अटेम्प्ट पेपर। क्यों उजैर साहब, तसल्ली नहीं हो रही 2 दफा से? कोई 3-4 दफा का इरादा है, फिर देंगे पेपर। जी जी, इंशाल्लाह उजैर साहब पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें और इंशाल्लाह जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि अटेम्प्ट करेंगे तो फिर ही कामयाबी के चांसेस हैं। अगर हम जो है वो मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? खुरम साहब कह रहे हैं आई मीन सर नॉट श्योर व्हाट टू स्टडी फ्रॉम एथिक्स बुक। खुरम साहब परेशान नहीं होना आपने, मैंने इसके ऊपर लेक्चर, आपने वो लेक्चर सुना है मेरा एथिक्स पे? जो मेरा एक लेक्चर हुआ था, आपने सुना हुआ है? खुरम साहब सुने ना फिर वो लेक्चर। बगैर लेक्चर सुने आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे श्योर होंगे कि आपने क्या पढ़ना है? इसी आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो ट्यूटर्स होते हैं जी, टीचर्स होते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि आपने क्या और कैसे पढ़ना है। आप वो लेक्चर सुने, इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपने क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ठीक है जी। जी उजैर साहब, मैंने आपको पहले ही, ये आपने शायद लेट सेशन ज्वाइन किया है,
मैंने बताया कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछली बार अटेम्प्ट नहीं देनी थी उन स्टूडेंट्स को मैंने एथिक्स, जिनकी समर 2022 अटेम्प्ट ड्यू थी या इसके बाद की अटेम्प्ट ड्यू थी, मैंने एथिक्स वाला पोर्शन एक लेक्चर में अलहदा से एक्सप्लेन किया था और उनको इसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस दी थी कि उन्होंने एथिक्स वाला पोर्शन किस तरह से तैयार करना है। खुरम साहब कह रहे हैं कैन यू अरेंज फॉर दैट लेक्चर टू बी अपलोडेड इन करंट ईयर एलएमएस नाउ। करंट ईयर एलएमएस से मुराद क्या आपका सीफैप समर 2022 है या विंटर 2021 है? देखें जी, समर 2022 के अंदर उसको अपलोड करवाना आई एम नॉट श्योर, बट ऑफ कोर्स आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसको विंटर 2021 से निकाल के समर 2022 में ऐड करवा दूं ताकि आप लोग उसको सुन सकें जी। प्रीवियस लेक्चर के नाम से हम किसी तरह से कोशिश करते हैं, प्रीवियस एथिक्स लेक्चर के नाम से हम उसको अपलोड करते हैं जी। एनी अदर क्वेश्चंस? जी जी इंशाल्लाह खुरम साहब, मैं समझ गया हूं आपकी बात। तंजील कह रहे हैं आईएफआरएस को कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए जी, आईएफआरएस को ना बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ने जाएंगे तो वो अभी इस स्टेज पे इतना डूएबल मैं कहूंगा कि नहीं है, या उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आईएफआरएस को आसान करके समझाने के लिए ही क्लासेस होती हैं और नोट्स भी आईएफआरएस को आसान करके समझाने के लिए बनाए जाते हैं। और जहां पे टेस्टिंग लेवल जो आईकैप ने डिटरमिन किया होता है उसी हिसाब से टीचर्स अपने नोट्स को भी मोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, और उतना ही आपको पढ़ाया जाता है जिस लेवल की टेस्टिंग आईकैप से एक्सपेक्टेड होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आईएफआरएस 9 की, तो इसके अंदर इस तरह की बहुत ऐसी चीजें हैं जो टेस्टिंग लेवल 2 में टेस्ट नहीं हो सकती, तो फिर उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो स्टैंडर्ड को नेविगेट करना जरूर आना चाहिए, और जो पैराग्राफ्स आपको क्लास में बताए जाते हैं या जो एग्जांपल्स आपको क्लास में बताई जाती हैं, जैसे अगर आपने मेरे से क्लासेस ली हैं तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ पैराग्राफ आईएफआरएस 2 से, आईएफआरएस 15 और 16 से कुछ हाईलाइट करवाए होते हैं कि ये आपने जरूर पढ़ने हैं। बाकी मैं कुछ एग्जांपल्स के हवाले से आपको कह देता हूं कि ये एग्जांपल्स आपने स्टैंडर्ड से जरूर करनी है। कुछ एग्जांपल्स वैसे ही मैंने अपने नोट्स में डाली हुई हैं जो स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स हैं, तो फिर आईएफआरएस को उस तरह से पढ़ने की जरूरत बाकी नहीं रहती। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप रेलिवेंट जब टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक को कंटेंट्स में से सर्च करके आप उस टॉपिक में जाके उस टॉपिक के अंदर सब हेडिंग्स को और उनके अंदर जो बातें लिखी हैं उनको कभी कभार पढ़ सकते हैं, टू आइडेंटिफाई कि अगर आपको कहीं पेपर के अंदर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लिक नहीं कर रहा और आप उसको समझना चाहते हैं स्टैंडर्ड से हेल्प लेके, तो आप वहां जाएं, उस रेलिवेंट टॉपिक को नेविगेट करें, रेलिवेंट हेडिंग पे पहुंचें और वहां से देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है कि आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, तो आप आईएफआरएस 9 पे जाएं, वहां पे क्लासिफिकेशन को ढूंढें, कंटेंट्स में से क्लासिफिकेशन के पैराग्राफ पे जाएं और वहां पे आपको नजर आ जाएगा कि अगर फाइनेंशियल एसेट है तो आपने उसकी क्लासिफिकेशन बिजनेस मॉडल के हिसाब से करनी है। अब आपको वो शायद बात याद आ जाए जो आपने क्लास में पढ़ी थी कि बिजनेस मॉडल में अब आप देखेंगे कि क्या आपका बिजनेस मॉडल है टू होल्ड एंड टू कलेक्ट द कंट्रैक्चुअल कैश फ्लोज टिल द लाइफ, टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, या फिर आपका मॉडल है कि अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट मिले तो आप उसे सेल भी कर देते हैं, या आपका मॉडल है कि आपने रखा ही सिर्फ सेल करने के लिए हुआ है। तो तीनों केसेस में डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। शायद वो फ्लैशबैक्स आपको आना शुरू हो गए होंगे तंजील, अगर आपने आईएफआरएस 9 की क्लासेस नहीं हुई है, राइट? कुछ याद आना शुरू हो गई है ना बातें, क्लासेस नहीं हुई है पहले से जी। तो वो चीजें जब आप स्टैंडर्ड से एक दफा पढ़ेंगे तो वो आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड को नेविगेट करना सीखना चाहिए, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल बैठ के वो पांचों की 5 किताबें जो हैं आईएफआरएस की वो पढ़ने बैठ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। उजैर साहब कह रहे हैं मुझे याद आ गई है जी चीजें। चलें, वेरी गुड जी जनाब। एनी अदर क्वेश्चन?
जी, एनी अदर क्वेश्चंस? लें जी, अगर आप लोगों के कोई सवालात नहीं है तो हम इस सेशन को यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। आप में से जो लोग मेरे से क्लासेस पढ़ते हैं, उजैर साहब कह रहे हैं बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे रिलाई करूं ना सर। उजैर साहब देखें, मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि आपको इंटरेक्टिव लेक्चर्स लेने चाहिए। अगर आपने रिकॉर्डिंग सुननी ही है सारी की सारी, तो फिर क्यों ना आप थोड़े से रेगुलर हो जाएं और लाइव जो हमारा सेशन चल रहा है आप उसमें आ जाएं और इंटरेक्टिव और लाइव सेशन लिया करें, ताकि उससे फायदा ये हो कि अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आपने सवालात जहन में इकट्ठे करने हैं और फिर बाद में वक्त मिलने पे उनको मेरे से पूछना है और फिर मैंने वक्त मिलने पे आपको उनका जवाब देना है, वो आपके साथ साथ रिजॉल्व हो। तो रिलाय तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप करें रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे, अगर आप मैनेज कर सकते हैं लाइव और इंटरेक्टिव सेशन। लेकिन अगर आप मैनेज ही नहीं कर सकते लाइव और इंटरेक्टिव सेशन, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन लर्निंग का कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो ये फिर आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स। खुरम साहब कह रहे हैं प्लीज कंसोलिडेट एंड अ बिट मोर डिटेल फॉर डिविडेंड इन कंसोलिडेशन। देखें जी खुरम साहब, मुझे याद है कि शायद आपने कुछ डिविडेंड्स के ऊपर मेरे से सवालात भी पूछे थे व्हाट्सएप के ऊपर, राइट? सही याद है मुझे। इसका मतलब है कि तब से डिविडेंड आपके जहन में खौफ की सूरत में मंडला रहा है। हालांकि डिविडेंड इतना इतना प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चलें इंशाल्लाह, आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं मजीद आपके फीडबैक के बाद कोशिश करूंगा कि अपनी इन क्लासेस में और आने वाली क्लासेस में डिविडेंड के कॉन्सेप्ट को ज्यादा मजीद बेहतर से तरीके से बताने की कोशिश करूं, ज्यादा मजीद बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। लें जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंडेंस एंड योर प्रेजेंस इन दिस सेशन। हम इस सेशन को कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप कि आपके जहन में अगर कुछ कंफ्यूजन्स थी तो वो कंफ्यूजन्स अब खत्म हो गई होंगी नई स्कीम के हवाले से। जो लोग मेरे से क्लासेस ले रहे हैं उनसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन क्लास के अंदर, और जो लोग क्लासेस नहीं ले रहे उनको मेरी तरफ से खुदा हाफिज। आपसे फिर शायद पता नहीं कहाँ मुलाकात होगी, बट आई होप कि आपसे जरूर मुलाकात होगी दोबारा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।